नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, त्वरित दोहरान श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है, उसका आज 5वां और अंतिम सत्र है। एग्जाम बिल्कुल करीब है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं भाषा के जो विषय लगे हुए हैं, पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं वे, और काव्य शास्त्र पर आधारित विषय। तो इन दोनों विषयों में भी काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे और इनमें उन्हें काफ़ी कठिनाई आ रही है। तो मेरी कोशिश है कि इस सत्र के जरिए उनकी ये कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए 14, बी 22, सी 18 और डी 20। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब स्मरणीय बिंदु यह है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ये सभी आपको कंठस्थ करनी है। तो ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अब इस प्रश्न से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो आपको याद रखना चाहिए कि पहले कुल 14 भाषाएं थी और धीरे धीरे संविधान संशोधन के जरिए आज की वर्तमान स्थिति में 22 भाषाएं यहां पर प्रस्तावित है, लिखी हैं, उल्लेखित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो दोस्तों, पाली और प्राकृत जो है वो मध्यकालीन भाषाएं हैं। तो जाहिर सी बात है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर हुआ तीसरा और चौथा। कूट देखते हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, तीसरा और चौथा। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों ही प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं। आंसर हुआ डी। अब कुछ स्मरणीय बिंदु, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये पूरा का पूरा जो चार्ट यहां पर दिया गया है इसे आपको रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। तो भारत भाषा की विशेषताओं के आधार पर, क्योंकि भाषा की एक खास बात होती है दोस्तों जो आप कभी नहीं भूलनी चाहिए आपको, कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है, भाषा का स्वरूप कभी भी स्थिर नहीं रहता। ये दो बातें आपको भाषा के विषय में नहीं भूलनी है। तो भाषा की जो विशेषताएं हैं, क्योंकि निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, तो किसी कालखंड विशेष में भाषा की जो विशेषताएं रही उनको ध्यान में रखते हुए भाषा के विकास के ये 3 चरण बताए गए हैं और इसकी शुरुआत मानी गई है 1500 ईसा पूर्व से। अब यहां पर एक बार फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि ईसा पूर्व और ईसवी सन में अंतर क्या है। ईसा पूर्व जब समाप्त होता है, यानी पहला ईसा पूर्व आता है, उसके बाद ये घटते क्रम में होता है ईसा पूर्व, और जब पहला ईसा पूर्व आ जाता है घटते घटते, उसके बाद ईसवी सन प्रारंभ होता है और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये ईसवी सन बढ़ते क्रम में चलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1500 ईसा पूर्व से भाषाओं का विकास माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। यानी 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सी भाषा हुई?
वैदिक संस्कृत। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन सी भाषा हुई? लौकिक संस्कृत। जिसमें कालिदास आदि ने रचनाएं लिखी हैं वो लौकिक संस्कृत है, जिसमें वेद उपनिषद आदि की रचना हुई है वो वैदिक संस्कृत है। उसके बाद आता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय निर्धारित किया गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के लिए। इसको इस तरीके से समझ लेंगे, 500 ईसा पूर्व से लेकर के, क्योंकि ये ईसा पूर्व है और ईसा पूर्व हमेशा घटते क्रम में होता है, 1 ईस्वी तक पाली का समय है। और 1 ईस्वी से 500, क्योंकि अब ईसा पूर्व समाप्त हो गया, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय है। और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय है। और उसी में 9वीं और 10वीं जो ईस्वी है उसमें अवहट्ट नाम की एक भाषा जानी जाती है, मानी जाती है, और जो कि हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के बहुत निकट है। यानी अब प्रश्न यदि ये हो कि अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी को जोड़ने वाली भाषा कौन सी है तो उसका नाम होगा अवहट्ट। और 1000 ईस्वी का जो ये वर्ष है ये हिंदी के जन्म का वर्ष माना जाता है, ये आपको बिंदु भूलना नहीं है। और उसके बाद 1000 ईस्वी से लेकर अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय चल रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 5 उपभाषाएं हैं, कंठस्थ कर ले, और 18 बोलियां हैं। ये सारे बिंदु आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भाषा को ढूंढाड़ी की उपबोली भी कहा जाता है? मेवाती, हाड़ौती, बागड़ी या मेवाड़ी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी, हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली भी कहा जाता है, क्योंकि ढूंढाड़ी का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी बोली पर पड़ा है तो वो है हाड़ौती। हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी और हाड़ौती दोनों पूर्वी राजस्थानी की बोलियां हैं। ढूंढाड़ी भाषा ने हाड़ौती को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अवधि का क्षेत्र यहां बताया गया है बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर। ब्रज भाषा का क्षेत्र बताया गया है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। खड़ी बोली का क्षेत्र बताया गया है मैनपुरी, बदायूं, अलीगढ़। और भोजपुरी का क्षेत्र बताया गया है गोरखपुर, देवरिया, बलिया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। भोजपुरी का क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया और बलिया है। बाकी तीनों के तीनों विकल्प असंगत हैं, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अब देखते हैं कि बाकी के जो 3 हैं उनका सुमेलित रूप क्या है। यानी अवधि का क्षेत्र कौन सा है? ये जो प्रमुख भाषाएं हैं इनके क्षेत्र भी आपको कंठस्थ कर लेने हैं। अवधि का क्षेत्र है लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी और उन्नाव। ब्रज भाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी। मोटा मोटा आपको यह ध्यान रखना है कि अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है और ब्रज भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है। खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। तो ये क्षेत्र आपको कंठस्थ करने हैं। आगे चलें। अगला प्रश्न, हिंदी में कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? अभी अभी हमने जिक्र किया। ए 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, 3 उपभाषाएं 11 बोलियां, 7 उपभाषाएं 13 बोलियां, 5 उपभाषाएं 15 बोलियां। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब कौन सी 5 उपभाषाएं हैं और कौन सी बोलियां हैं, ये चार्ट इसलिए यहां दिए जा रहे हैं स्मरणीय बिंदुओं में ताकि आप इनको कंठस्थ कर लें। तो 5 उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये तो 5 उपभाषाएं हो गई। अब इनमें जो 18 बोलियां हैं वो ये हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो वो भी आपको इस तरह से भी इस चार्ट को तैयार करना है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये टोटल 5 पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये टोटल 3 हुई। राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये टोटल 4 हुई।
पहाड़ी की बोलियां हैं नेपाली, हिमाचल प्रदेश की बोलियां और कुमायूनी, यानी 3 हुई। और बिहारी की हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, यानी ये भी 3 हुई। तो ये टोटल हो गई आपकी 18 बोलियां। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। आगे चलें। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है पश्चिमी हिंदी, उड़िया, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है शौरसैनी अपभ्रंश से। उड़िया का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। और बिहारी का विकास भी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। पश्चिमी हिंदी शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है, उड़िया मागधी से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से और बिहारी भी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे चलें। स्मरणीय बिंदु, पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से, उड़िया और बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत भाषा बोली जाती थी? मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, शौरसैनी प्राकृत या पैशाची प्राकृत? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पश्चिमोत्तर प्रदेश में पैशाची प्राकृत बोली जाती थी। दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास क्रम है उसमें पहले पाली आती है, फिर उसके बाद प्राकृत आती है। तो प्राकृत के स्थान के आधार पर 5 भेद माने गए और उन 5 भेदों से जिनमें से 4 ये हैं, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, शौरसैनी प्राकृत और पैशाची प्राकृत। और इनसे अपभ्रंशों का विकास हुआ, यानी मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश विकसित हुई, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित हुई, शौरसैनी प्राकृत से शौरसैनी अपभ्रंश आई और पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश आई। ये आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब देख लेते हैं। प्राकृत के 5 भेद माने गए हैं, पैशाची प्राकृत, शौरसैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। पैशाची प्राकृत कहां बोली जाती है? पश्चिमोत्तर प्रदेश में, ये तो प्रश्न में ही था। बाकी भी आपको कंठस्थ करना है। शौरसैनी प्राकृत मथुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। मागधी प्राकृत मगध और पूर्वी प्रदेश में बोली जाती है। अर्धमागधी प्राकृत अवध और काशी में बोली जाती है। और महाराष्ट्री प्राकृत तो नाम से ही स्पष्ट है, महाराष्ट्र में बोली जाती थी। तो ये आपको बिंदु ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? विवरणात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक या कुटिल लिपि? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। विवरणात्मक विकल्प तो बिल्कुल ही असंगत है, क्योंकि कोई भी लिपि विवरणात्मक होती ही नहीं। विवरणात्मक का मतलब है विवरण देने वाली, तो यानी लिपि की विशेषता नहीं होती, विवरणात्मकता भाषा की विशेषता होती है। वर्णात्मक यानी वर्ण व्यवस्था पर आधारित, तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है पूरी की पूरी, वो स्वर और व्यंजन के रूप में, तो वर्णात्मक भाषा लिपि है हमारी। चित्रात्मक, जिसमें चित्रों के माध्यम से क्या किया जाता था, अपने भावों की अभिव्यक्ति की जाती थी, वो चित्रात्मक। चित्रात्मक लिपि के भारत में प्राचीनतम जो अवशेष हैं वो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं, जहां भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्रात्मक लिपि के माध्यम से की गई है। लगभग 30,000 वर्ष पुरानी लिपि ये मानी जाती है, जिसका प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है। कुटिल लिपि क्या होती है? गुप्त काल में इसका विकास हुआ कुटिल लिपि का, और इसके अक्षर कोनों पर से नुकीले होते थे, इसलिए इसका नाम कुटिल लिपि कहा गया। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है वो वर्णात्मक लिपि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। देवनागरी लिपि के विषय में असंगत विकल्प छांटिए। देवनागरी लिपि में वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में लिखित शब्द के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है। देवनागरी लिपि का प्रयोग एकाधिक भाषाओं के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें असंगत विकल्प है ए, क्योंकि देवनागरी लिपि में वर्णों का एकाधिक उच्चारण नहीं होता। एक वर्ण का एक ही उच्चारण है, अ है तो अ ही बोला जाता है।
क है तो क ही बोला जाता है, ग है तो ग ही बोला जाता है, किसी भी वर्ण के दो उच्चारण यहां पर नहीं है। तो ये बिल्कुल असंगत विकल्प है। शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है, मतलब अक्षरात्मक यानी वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में जो शब्द लिखा जाता है प्रत्येक शब्द बोला जाता है। जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द, जैसे निमोनिया की स्पेलिंग में बहुत सारे अक्षर जो हैं वो साइलेंट रहते हैं, वैसा देवनागरी लिपि में नहीं होता। देवनागरी लिपि में जो शब्द लिखा जाता है उसका पूरा का पूरा प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किया जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग एकाधिक भाषाओं के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी और संस्कृत तो इसके जीते जागते उदाहरण है। दो भाषाएं हो गई, नेपाली के लिए भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जहां लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ए, शब्द की जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। बी, अभिधा शब्द शक्ति शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराती है। सी, लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराती है। और डी, व्यंजना शब्द शक्ति शब्द में छिपे अकथित अर्थ का बोध कराती है। अब हमें ढूंढना है असंगत कथन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध नहीं कराती। ये गलत है। शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से शब्द के अर्थ का बोध होता है वो शब्द शक्ति है, बिल्कुल सही है। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराती है, वाच्यार्थ का अर्थ है सीधा सीधा अर्थ, साधारण अर्थ, ये भी सही है। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द में छिके अकथित अर्थ, जिसको कहा नहीं गया है शब्दों के द्वारा, उस अकथित अर्थ का बोध कराती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। अब लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, ये कंठस्थ कर लीजिएगा आप। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के बाधित होने पर जब शब्द से गुण, क्रिया यानी लक्षण के आधार पर, अर्थात लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसका एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण जो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप मान लीजिए कि आपके सामने से कोई बहुत ही हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा लड़का आ रहा है और आप अपने मित्र से कहते हैं कि देखो हाथी आ रहा है, तो क्या वो वाकई हाथी है? क्या उसके एक सूंड है? क्या उसके चार पैर हैं? नहीं। इसका मतलब है कि वाच्यार्थ बाधित हो रहा है। हम हाथी के शरीर के जो लक्षण हैं, जो शारीरिक स्वरूप है उसका, उसके लक्षणों के आधार पर उस बच्चे के शारीरिक लक्षणों की तुलना करते हुए अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं कि एक मोटा लड़का सामने से आ रहा है। तो लक्षण के लक्ष्यार्थ का बोध कराती है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध नहीं कराती। आगे चले। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शाब्दी व्यंजना या आर्थी व्यंजना। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब वाच्यार्थ भी लक्ष्यार्थ में शामिल हो जाता है तब उपादान लक्षणा होती है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, ये दोनों लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना ये व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ कैसे शामिल होगा? जैसे अपनी घर गृहस्थी बसाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ने का, आटे दाल में क्या केवल आटा दाल शामिल है? नहीं, बल्कि आटा दाल तो शामिल है ही, उसके साथ साथ घर में दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली बहुत सारी वस्तुएं और भी शामिल है। यानी लक्ष्यार्थ तो है ही, साथ में आटे और दाल भी वाच्यार्थ के रूप में यहां शामिल है। तो उपादान लक्षणा का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। लक्षण लक्षणा, लक्षणों के आधार पर, गुण या लक्षणों के आधार पर जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं, लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं, वहां लक्षण लक्षणा होती है। जब जो व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर आधारित होती है वो शाब्दी व्यंजना, और जो अर्थ पर आधारित होती है वो आर्थी व्यंजना होती है। आगे चलें। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य के कितने गुणों का उल्लेख किया है? 8, 10, 16 या 20? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य के 10 गुण बताए हैं। अब देखते हैं कि वो 10 गुण कौन से हैं। पहला श्लेष यानी किसी भी शब्द के 2 अर्थ होना, दूसरा ओज यानी तेजस्विता होना, सुकुमारता यानी कोमल भाव होना, अर्थव्यक्ति यानी शब्द में अर्थ को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता होना, उदारता यानी भाषा में प्रवाह होना, कांति यानी सौंदर्य होना, प्रसाद यानी शिथिलता होना, स्वच्छता होना, निर्मलता होना, समता यानी समभाव होना, समाधि यानी चिंतन के लिए अवसर प्रदान करना, और माधुर्य यानी मधुरता। तो ये 10 गुणों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है काव्य गुणों का अपने नाट्य शास्त्र में। आगे चलते हैं। माधुर्य गुण के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए, माधुर्य गुण अंतःकरण को आनंद और उल्लास से भर देता है। माधुर्य गुण हृदय में तेजस्विता और उत्साह उत्पन्न करता है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से माना गया है। माधुर्य गुण युक्त रचना में कोमल वर्णों और अति लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है। अब कौन सा कथन माधुर्य गुण के विषय में गलत है? ये कथन है बी, क्योंकि माधुर्य गुण हृदय में तेजस्विता और उत्साह उत्पन्न नहीं करता, बल्कि मधुरता और आनंद उत्पन्न करता है। तेजस्विता और उत्साह उत्पन्न करने वाला गुण है ओज गुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। बाकी तीनों कथन माधुर्य गुण की विशेषताएं स्पष्ट करते हैं। आगे चलते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य और ओज, या केवल माधुर्य? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां, इसमें करुण रस है, लेकिन गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण कहाँ होता है? प्रसाद शब्द का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता, यानी पंक्तियों को पढ़ते समय सहज ही पाठक के अंतःकरण में पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। तो यहां पर ये पंक्तियां प्रसाद गुण का उदाहरण है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न। काव्य गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण में विभक्त कर विश्लेषित करने वाले आचार्य हैं कुंतक, भामह, दंडी या वामन? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वामन ने काव्य गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण दोनों में विभक्त किया, और प्रत्येक गुण के, मूलतः उन्होंने 10 ही गुण माने, लेकिन प्रत्येक गुण के उन्होंने शब्द गुण के रूप में और अर्थ गुण के रूप में 2-2 भेद किए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने शब्द गुण और अर्थ गुण के 10-10 भेद माने, यानी टोटल 20 गुणों का उन्होंने उल्लेख किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अब यहां पर उन्होंने आधारभूत, क्यों हम ये मानते हैं वामन ने कुल 10 ही गुण माने, लेकिन उन प्रत्येक 10 गुण के 2-2 भेद किए, तो कुल मिलाकर गुणों की संख्या 20 हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, 10 उन्होंने शब्द गुण और 10 अर्थ गुण माने। इस प्रकार उन्होंने 20 काव्य गुण माने। उन्होंने आधारभूत मूल कितने गुण माने? 10 गुण, और उनमें से प्रत्येक गुण के 2 भेद किए। उनके द्वारा स्वीकृत आधारभूत 10 गुण कौन से हैं? ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति। ये 10 गुण माने, और इन 10 के अर्थ गुण के आधार पर भी शब्द के भेद, प्रत्येक गुण का भेद किया। आगे चलते हैं। रसापकर्ष का दोषा, काव्य दोष के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या जयदेव? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये पंक्ति विश्वनाथ की है, आचार्य विश्वनाथ की। इस पंक्ति में उन्होंने काव्य दोष की परिभाषा दी है। इसका अर्थ क्या है? रसापकर्षकाः दोषाः, यहां से विसर्ग हट गए हैं, यानी दोष, काव्य दोष क्या होते हैं? जो काव्य में रस का अपकर्ष करते हैं। गुण तो वे हैं जो रस को उत्कर्ष की ओर पहुंचाते हैं, ताकि पाठक उसके रस को अनुभव कर सके, लेकिन दोष वो होते हैं जो रस का उत्कर्ष नहीं करते, उसे ऊंचा नहीं ले जाते, बल्कि रस के उत्कर्ष में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसे नीचे लाते हैं। तो ये जो परिभाषा है, ये जो कथन है, ये आचार्य विश्वनाथ का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न। हियतल बस दुख देत हैं, तेरे ये अनुभाव, ये मात्रा गलत लगी है, देत हैं, तेरे ये अनुभाव, पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व, आक्रमत्व,
अप्रतीतत्व या दुष्क्रमत्व। तो दोस्तों यहां पर अप्रतीतत्व काव्य दोष है। अप्रतीतत्व काव्य दोष कहां होता है? जहां पर लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने की बजाय कवि किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो किसी शास्त्र विशेष में प्रयुक्त होता है और उसके कारण आम जन को अर्थ ग्रहण करने में असुविधा होती है, कठिनाई होती है, वहां पर अप्रतीतत्व दोष होता है। अब यहां पर जो अनुभाव शब्द है ये साहित्य शास्त्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सामान्य जन जिसको साहित्य शास्त्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है वो इस अनुभाव शब्द को समझने में कठिनाई अनुभव करेगा और यही कारण है कि उसे अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इसलिए यहां पर अप्रतीतत्व काव्य दोष माना गया है। आंसर हुआ सी। श्रुति कटुत्व काव्य दोष कौन सा होता है? जिस काव्य में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाए जो कानों में चुभने वाले हों, जैसे ट, ठ, ड आदि बहुत ज्यादा प्रयोग हो, कानों में चुभने वाले, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। आक्रमत्व दोष यानी व्याकरण या वाक्य रचना के आधार पर शब्दों के क्रम में गड़बड़ी हो, वहां आक्रमत्व दोष होता है। दुष्क्रमत्व दोष शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है क्रम का, उसके विपरीत वर्णन क्रम का किया जाए, उसके विपरीत क्रम में रखे जाए तो वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। आगे चलते हैं। काव्य में जब किसी ऐसे शब्द का, ये मैं बता चुकी हूं, प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होता है, वहां अप्रतीतत्व दोष होता है। अनुभाव शब्द अलंकार शास्त्र या साहित्य शास्त्र में प्रयुक्त होता है। अनुभाव का अर्थ क्या है? चेष्टाएं हैं। साहित्य शास्त्र में रस के अवयव के रूप में अनुभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सामान्य जन को अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं। आक्रमत्व दोष काव्य में वहां होता है, इसकी चर्चा मैंने अभी कर ही दी है। ए, शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित या दोषपूर्ण हो। शब्द का क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दोषपूर्ण हो। अर्थ सहजी समझ में ना आए। शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले अथवा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो। तो दोस्तों आक्रमत्व दोष काव्य में वहां होता है जहां शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित या दोषपूर्ण हो। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। शब्द का क्रम जहां शास्त्र और लोक की दृष्टि से दोषपूर्ण होता है वहां दोष होता है दुष्क्रमत्व। अर्थ सहज ही समझ में ना आए वहां पर होता है क्लिष्टत्व। और जहां पर शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले और ग्रामीण समाज के शब्दों का प्रयोग हो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवत। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा दोष है? ए, ग्राम्यत्व, बी, दुष्क्रमत्व, सी, क्लिष्टत्व और डी, श्रुति कटुत्व। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। ग्राम्यत्व जहां पर काव्य में जहां ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। जहां शास्त्रों के विपरीत क्रम का वर्णन हो वहां दुष्क्रमत्व होता है। जहां कानों में चुभने वाले वर्णों का प्रयोग अधिक हो वहां श्रुति कटुत्व होता है। और जहां पर अर्थ को समझने में दिक्कत आए वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। अब इस पंक्ति को समझ लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि लंकापुरी पति यानी लंका का पति यानी स्वामी अर्थात रावण को जो भ्राता का जो भाई है, तासु प्रिया, भाई कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तासु प्रिया, उसकी प्रिया नहीं आती। उसकी प्रिया क्या थी? वो तो हमेशा सोता रहता था, तो उसकी प्रिया थी नींद। यानी कहना चाहता है कवि की नींद नहीं आती और उसको घुमा फिरा कर कहा जा रहा है, कठिन बनाया जा रहा है, तो क्लिष्टत्व दोष है। आगे चले। अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? हरिमुख कमल विलोकीय सुंदर रूपक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर उत्प्रेक्षा, नवजीवन दो घनश्याम हमें श्लेष, विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्यमाण विरोधाभास। तो दोस्तों असंगत विकल्प हमको छांटना है। हरिमुख कमल विलोकीय सुंदर रूपक अलंकार बिल्कुल सही है। मुख उपमेय है, उस पर कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, यानी उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि हरि के कमल रूपी मुख को देखो, सुंदर मुख को देखो।
मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, ये असंगत कथन है, क्योंकि यहां समवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और समवाचक शब्द उपमा अलंकार में होता है, जहां तुलना की जाती है उपमेय और उपमान की। तो यहां पर मुख को मयंक यानी चंद्रमा के समान, मंजू यानी सुंदर, और मनोहर यानी मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला बताया गया है। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है बल्कि उपमा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। नवजीवन दो घनश्याम, हमें इसमें श्लेष अलंकार है। घनश्याम और नवजीवन दोनों शब्दों के दो अर्थ हैं। एक नवजीवन का अर्थ है नया जीवन और दूसरा है वर्षा। घनश्याम का एक अर्थ है कृष्ण और एक है बादल, यानी प्रार्थना की जा रही है कि हे घनश्याम, हे श्री कृष्ण, हमें नया जीवन दो, हमारे जीवन में नएपन, नवीनता का संचार करो। दूसरा अर्थ है हे बादल, बादल से प्रार्थना की जा रही है कि हमें नवजीवन दो, अर्थात हमें वर्षा दो। तो श्लेष अलंकार हो गया। विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, यहां पर विरोधाभास अलंकार है। यहां राजीव नयन में श्री राम का वर्णन है। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है। राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है, निराला की कृति है राम की शक्ति पूजा। राजीव नयन यानी कमल रूपी, राजीव रूपी जो नेत्र हैं, यानी कमल रूपी जो नेत्र हैं राम के, वो जब रावण पर प्रहार करते हैं अपने बाणों से, तो उनके जो बाण हैं वो लक्ष्य पर नहीं लगते बल्कि वहां से भटक जाते हैं, हत हो जाते हैं। उसे देखकर उन्हें क्रोध आता है। क्रोध के कारण उनके कमल रूपी नेत्रों से वन्नी यानी अग्नि की चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो विरोधाभास इसलिए है कि कमल एक कोमल पुष्प और उसमें से अग्नि जैसी ज्वलंत वस्तु के निकलने का यहां पर वर्णन किया गया है। तो यहां दो विरोधी स्थितियों का वर्णन है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। तो यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलें। संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों में मुख्य अंतर है। संदेह में उपमेय और उपमान के मध्य अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान के होने का निश्चय हो जाता है। बी, संदेह में उपमेय में उपमान के होने का निश्चय होता है, जबकि भ्रांतिमान में अंत तक उपमेय और उपमान के बीच अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। सी, संदेह में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, जबकि भ्रांतिमान में उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाती है। डी, संदेह में उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाती है, जबकि भ्रांतिमान में उपमेय में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। तो हमको मुख्य अंतर संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों के विषय में बताना है। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। अंधेरा है, हम बाहर निकलते हैं, रस्सी देखते हैं और हमारे मन में अनिश्चय है, रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, और अंत तक हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। तो यह संदेह की स्थिति है। लेकिन जब हम उस रस्सी को सांप मान लेते हैं और डर कर पीछे हट जाते हैं चीख कर, तो ये भ्रांतिमान है। तो आप ध्यान में इस बात को कभी भूलिए मत कि संदेह में उपमेय और उपमान के मध्य अनिश्चय की स्थिति अंत तक बनी रहती है, लेकिन भ्रांतिमान में उपमेय में उपमान के होने की पूरी की पूरा निश्चित धारणा बना ली जाती है। और संदेह में ये तो बिल्कुल ही गलत कथन है। संदेह में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप नहीं होता, बल्कि कहां होता है अभेद आरोप? अभी मैंने बताया, रूपक अलंकार में होता है। और संभावना कहां होती है? भ्रांतिमान में नहीं होती, उत्प्रेक्षा अलंकार में होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये कथन भी बिल्कुल गलत है, इसी का उल्टा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कुंडलिया छंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद में पहले 2 चरण रोला छंद के और अंतिम 4 चरण चौपाई छंद के होते हैं। कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। हमको पता लगाना है कौन सा कथन इनमें से कुंडलिया छंद के विषय में सही नहीं है। तो कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही है। कुंडलिया छंद में पहले 2 चरण रोला छंद के और अंतिम 4 चरण चौपाई छंद के नहीं होते। ये कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुंडलिया छंद में पहले 2 चरण रोला के नहीं होते बल्कि दोहा के होते हैं, और अंतिम 4 चरण चौपाई के नहीं होते, रोला के होते हैं।
कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है, बिल्कुल सही। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अच्छा स्मरणीय बिंदु देख लीजिए। कुंडलिया छंद में पहले 2 चरण दोहा छंद के और अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं। दोहा छंद का उल्टा होता है रोला, आपको बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यानी पहले और तीसरे चरण में दोहा में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। रोला में इसका उल्टा हो जाता है, पहले और तीसरे में 11 हो जाती हैं, दूसरे और चौथे में 13 हो जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। द्रुत विलंबित छंद के विषय में असंगत कथन है। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। वर्णिक और मात्रिक छंद में एक खास बात, खास अंतर होता है दोस्तों। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, यानी गुरु की 2 मात्राएं और लघु की 1 मात्रा मानी जाती है, लेकिन वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें भगण, भगण, नगण और रगण का क्रम होता है। भगण यानी 1 गुरु और 2 लघु, फिर भगण 1 गुरु 2 लघु, नगण तीनों लघु और रगण गुरु लघु और गुरु का क्रम होता है, और इसके अंत में लघु और गुरु होते हैं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। क्यों? क्योंकि यहां भगण, भगण, नगण, रगण का नहीं, बल्कि यहां भगण की जगह होता है नगण, और फिर यहां भगण होता है, और फिर यहां भगण होता है, और वहां रगण होता है। यानी इसका सूत्र है द्रुत विलंबित छंद का न, भ, भ और र। ये क्रम होता है नगण, भगण, भगण और रगण। आगे चलते हैं। हाँ, ये ध्यान रख लें। नगण यानी तीनों लघु, भगण यानी गुरु पहले फिर 2 लघु, फिर भगण गुरु और 2 लघु, और रगण यानी गुरु लघु और गुरु। अब आप देख लीजिए 3 वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। यहां लघु गुरु को 2 नहीं माना जाएगा, वो मात्रिक छंद में माना जाता है। 3 3 6 3 9 10 11 और 12, और क्या लिखा था यहां पर 12 वर्ण होते हैं, यानी वर्णों से की गिनती की जाती है, लघु और गुरु की गिनती नहीं की जाती। आगे चलते हैं। हंस छोड़ आए कहां मुक्ताओं का देश, यहां बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। काव्य पंक्ति किस छंद का उदाहरण है? ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला और डी चौपाई। तो दोस्तों ये दोहा छंद का उदाहरण है। मात्राएं लगाइए, देखिए गुरु, क्योंकि दोहा मात्रिक छंद है तो यहां मात्राओं की गिनती होगी। गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 13। 13 और 11 का क्रम होता है दोहा में। अब आ जाइए यहां लघु, लघु, गुरु, 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 गुरु और लघु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कुल 11 मात्राएं यहां हो गई। 13 और 11 का क्रम हो गया। इसी प्रकार से नीचे की पंक्ति में भी देख लेते हैं। लघु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हो गई। फिर गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, गुरु और लघु। तो कितनी मात्राएं हुई? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पर हो गई 11 मात्राएं। तो आंसर हुआ ए। 11 ही हुई है ना। 2 2 4 5 6 7 8, अच्छा ये 8 9 10 11, हाँ ये 2 बार लगा दिया था। आंसर ए। आगे चलें। निम्नलिखित में से रस विषयक कौन सा कथन असंगत है? विभाव के 2 भेद माने जाते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के स्थायी भाव के साथ संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सी जिसके अर्थ में, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं।
प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। हमें रस के विषय में असंगत कथन छांटना है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन नहीं कहते, उसे आश्रय कहते हैं। और जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन होता है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय है। शकुंतला को देखकर यदि दुष्यंत के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, तो दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। बाकी ये कथन बाकी सही है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के स्थायी भाव के साथ संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, सही है। प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रस और स्थायी भाव के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? श्रृंगार, रति, शांत विस्मय, भयानक भय, रौद्र और क्रोध। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, और विस्मय स्थायी भाव किसका है? अद्भुत रस का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, संचारी भावों के संबंध में असंगत कथन है। संचारी भाव अस्थिर मनोविकार होते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारक हैं जो उन्हें रसावस्था तक ले जाते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। एक संचारी भाव केवल एक स्थायी भाव का ही सहायक होता है। असंगत कथन संचारी भावों के विषय में है डी, क्योंकि एक संचारी भाव केवल एक स्थायी भाव का सहायक नहीं होता बल्कि अनेक स्थायी भावों का सहायक होता है। यही कारण है कि संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। भावों को विशेष रूप से प्रकट करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विभाव में वी जो उपसर्ग है वो विशिष्टता का द्योतक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो भावों को विशेष रूप से प्रकट होने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। विभाव ही स्थायी भावों को जगाने का कारण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब इनके बारे में विस्तार से प्रमुख प्रमुख बातें जान लेते हैं। विभाव रस के जागृत होने के कारण है। इनके दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव। आलंबन के दो भेद होते हैं, विषय और आश्रय। उद्दीपन विभाव में आलंबन की चेष्टाएं, यानी शकुंतला और दुष्यंत यदि एक दूसरे को देख रहे हैं, या जंगल में शेर है, शकुंतला और दुष्यंत को जाने दीजिए, हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल में शेर है और शेर दहाड़ रहा है, मुंह फाड़ रहा है, और उसको उसकी जो ये चेष्टाएं हैं और जंगल का जो घना अंधकारमय वातावरण है, अलग अलग जानवरों की जो आवाजें वहां गूंज रही हैं, वो वातावरण और ये सब हमारे डर के, जो हमारा जो भय नामक रस है उसके स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। तो यहां पर विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव है स्थायी भाव जागृत हो जाता है जब, उसके बाद जो भाव, भावम अनुभावः, यानी भाव के बाद उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। ये दो तरह के हैं, यत्नज और अयत्नज। यानी प्रयत्न पूर्वक जो उत्पन्न होते हैं वो यत्नज, जिसमें मानसिक यानी हर्ष का अनुभव, आनंद का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, ये मानसिक है। वाचिक यानी वाणी से हम बोलकर जब अपनी अभिव्यक्ति बताते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। आंगिक अंग संचालन से जो हम स्पष्ट करते हैं। और आहार्य यानी अपनी वेशभूषा, साज सज्जा के द्वारा जो अभिव्यक्ति हम करते हैं वो आहार्य है। अयत्नज सात्विक अनुभाव होते हैं, जिसमें स्तंभ यानी किसी भी बात को सुनकर इतना धक्का लगा कि जड़ होकर वहीं खड़े के खड़े रह गए, स्तंभ खंबे की तरह। स्वेद यानी डर के कारण या चिंता के कारण पसीना आने लगा। रोमांच डर के कारण या आनंद के कारण रोंगटे खड़े होने लगे। स्वरभंग जब आवाज कांपने लगे। वेपथु जब शरीर कांपने लगे। वैवर्ण्य जब चेहरा पीला पड़ जाए। अश्रु जब आंसू निकलने लगे। और प्रलय जब सुनकर कोई बात हम मूर्छित हो जाएं। तो ये सब अयत्नज यानी सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। संचारी भाव अस्थिर मनोविकार है, इनके विषय में पूरा एक प्रश्न अपन कर चुके हैं। स्थायी भावों के सहकारी कारक हैं और इनकी संख्या कुल 33 मानी गई है। इन तथ्यों को आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। वात्सल्य और शांत रस की उद्भावना करने वाले आचार्य क्रमशः हैं ए आचार्य विश्वनाथ और अभिनव गुप्त, बी अभिनव गुप्त और रूप गोस्वामी,
रूप गोस्वामी और आचार्य विश्वनाथ और रूप गोस्वामी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वात्सल्य रस की उद्भावना आचार्य विश्वनाथ ने की और शांत रस की उद्भावना अभिनव गुप्त ने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की उद्भावना की। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र भी पिछले सभी सत्रों की तरह आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। तो आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।